आप सबका नेशनल अड्डा पर स्वागत है। आज बिहार इलेक्शन पे हम चर्चा करेंगे। देखेंगे बिहार की जो इलेक्शन की जो हवा है वो किधर करवट लेती है, या जो हवा अभी चल रही है वो ही रहेगी या इसमें कुछ बदलाव होगा। या जो बिहार का एक जो युवा वोटर है, सबसे ज्यादा बिहार में अब युवा वोटर है, क्या वो युवा राजनीति को जगह देगा या पुरानी जो राजनीति चल रही है उसमें ही अपने आप को सेट करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है ये लालू या नीतीश जी का इलेक्शन नहीं है, ये युवा नेताओं का और युवा वोटरों का इलेक्शन है। इसलिए इस इलेक्शन का कोई सही तरह से समीकरण नहीं बता सकता कि हवा का रुख किधर है। अगर हम बात करें लालू जी की राजनीतिक सत्ता की, जो कि 1990 में लालू जी आए बिहार की सत्ता में, 2004 तक रहे। उस सत्ता में उन्होंने काफी बिहार की राजनीति में बदलाव किए और उन्हें कास्ट पॉलिटिक्स का समीकरण काफी साधने में वो सफल रहे। और उसी के कारण कहा जाता है कि जो जिस समुदाय से लालू जी आते हैं उस समुदाय का उस सत्ता में काफी डोमिनेंस रहा था। उसकी वजह से क्राइम या अदर चीजें काफी बढ़ गई थी, ऐसा कहा जाता है। उसी को मुद्दा बनाते हुए नीतीश जी 2004 में बिहार की सत्ता में आते हैं और अभी तक वो सत्ता में हैं। इतने साल हो गए वो सत्ता में हैं, इसके पीछे कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक समीकरण साधने में वो काफी सफल रहे और उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था में या बिहार का विकास में काफी बदलाव किया है, इसलिए उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। लेकिन बिहार में पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी कितनी भी सीट लेकर आए, लेकिन सीएम नीतीश जी रहते हैं, ऐसा 2004 से देखा गया है और अभी भी है। बीजेपी 20-25 साल से सत्ता में है, लेकिन वो अपना सीएम नहीं बना पाई। वो नीतीश जी को ही प्रोजेक्ट करते रहे हैं। नीतीश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी बीजेपी की सपोर्ट से बने थे। 2015 में भी बीजेपी की सपोर्ट से बने थे। लेकिन 2020 में क्या हुआ, नीतीश जी ने एनडीए घटक छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ आ गए। जिसमें महागठबंधन में आरजेडी और नीतीश जी की जेडीयू है, ये मिलकर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में इन्हें सफलता मिली, जिसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। उसी काल में तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, उसी काल में बिहार में बहुत बड़ी तादाद में बिहार शिक्षक भर्ती हुई, जिसमें वो काफी सफल भर्ती रही। और ऐसा माना जाता है और सत्ता पक्ष उस टाइम की ये कहती थी कि आजाद भारत में सबसे बड़ी ये शिक्षक भर्ती है। और क्यों भर्ती सबसे बड़ी है? क्योंकि हम उसी महीने में नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, उसी मंथ के अंत तक हम क्या है नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और क्या कारण रहे? नीतीश जी राजनीतिक समझ हो जाने, उन्होंने क्या भांप लिया और उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ के पुनः बीजेपी से नाता जोड़ के फिर वो सीएम बन गए और अभी तक सीएम है। उन्होंने कहा अब मैं वापस कहीं नहीं जाऊंगा, मुझसे भूल हो गई जो मैं चला गया था। अब ऐसा कुछ माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो इस इलेक्शन में क्या नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी या बीजेपी का सीएम बनेगा अगर वो सत्ता में आते हैं। अगर हम बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी अब कांग्रेस के साथ और अदर पार्टियां जो हैं रीजनल पार्टियां उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए काम किया, उस काम के आधार पर वो अपने गुणगान गा रहे हैं। अब वो गुण कितना काम आता है उनके, वो तो इलेक्शन में पता चलेगा। इधर हम बात करें एनडीए के एक और घटक हैं चिराग पासवान। उन्होंने कह दिया है कि चिराग अकेले ही एक सीट पे नहीं लड़ेगा, चिराग 243 सीट पे इलेक्शन लड़ेगा। अब देखते हैं वो एनडीए से अलग हो रहे हैं या एनडीए की ये कोई स्ट्रेटेजी है कि चिराग पासवान को अकेले लड़ाया जाए, या वो आरजेडी के साथ जाएंगे, या वो तीसरा एक विकल्प और बिहार में आया है जनता के बीच में प्रशांत किशोर के रूप में। उन्होंने जन स्वराज पार्टी का एक अपना जन स्वराज पार्टी बनाई है। अब जन स्वराज पार्टी एक गांधीयन प्रिंसिपल पर है, वो गांधीयन प्रिंसिपल के आधार पर अपना प्रचार कर रहे हैं और
कई लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर केजरीवाल मॉडल अपना रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी ने एक आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनाई थी और पार्टी बनाने के बाद ही इलेक्शन हुए और इलेक्शन में उन्हें सफलता मिली और वो सीएम बने, और इसी आधार पर प्रशांत किशोर बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर है, आपको हम बता दें, केजरीवाल की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, एक इतना बड़ा आंदोलन देश का जिसने केंद्र सरकार, उस टाइम की जो केंद्र सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका था। तो ये भारत की राजनीति का इतिहास रहा है कि बड़े बड़े आंदोलन से बड़ी बड़ी पार्टियां निकली, उन पार्टियों, वो पार्टियां ने सत्ता पाने में सफलता पाई। चाहे जेपी आंदोलन हो, जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंक दिया था, ऐसे ही ये केजरीवाल की जो पार्टी है, ये भी एक आंदोलन से निकली पार्टी है। लेकिन जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर की, वो किसी आंदोलन से निकली पार्टी नहीं है, वो गांधीयन प्रिंसिपल पर एक बनाई हुई पार्टी है। उसी प्रिंसिपल के आधार पर वो बिहार में 2 या 3 साल से हर गली, हर चौराहे, हर कूचे पे वो जा रहे हैं। अब वो कितना जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, वो कितनी सफल होती है, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या रिजल्ट रहेगा, उन्होंने कहा या तो मैं अर्श पर रहूंगा या तो मैं फर्श पर रहूंगा। और यहाँ पे एक चीज और देखने लायक होगी कि प्रशांत किशोर ने कई मुख्यमंत्री बनाए, यहाँ तक कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी उन्होंने एक चुनाव प्रचार समिति का एक काम करा था स्ट्रेटजी के रूप में। अब देखना ही होगा कि एक स्ट्रेटजी जो पर्सन है, क्या वो एक राजनीतिक पार्टी की अपनी उपज कर सकता है, उसे सत्ता तक ला सकता है। जब दूसरी पार्टियों के लिए वो काम करता है और दूसरी पार्टियों को वो सत्ता तक पहुंचाता है, ऐसा वो खुद कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कहते हैं मैंने कई राज्य के मुख्यमंत्री बनाए हैं अपनी स्ट्रेटजी के रूप में। क्या वो खुद अपनी वो स्ट्रेटजी अपने रूप में यूज करके क्या बिहार की सत्ता में पहुंच सकते हैं, देखने लायक होगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि वहां जो बिहार में जो भी क्या उथल पुथल चल रहा है, तो बिहार में अभी जो उथल पुथल चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। विपक्षी पार्टियां एक तरह से उस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है या जो सत्ता पक्ष है उसके लिए काम कर रही है। ये अभी प्रोटेस्ट भी हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और अदर नेताओं ने वहां प्रोटेस्ट भी किया था पटना में। लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस पर कहना है कि जो बिहार में धांधली हुई है वोटों में, और जो डुप्लीकेट वोट है, जो माइग्रेट वोट है, जो वोट डबल 3 वोट हैं, और जिनका डॉक्यूमेंट के वोट किसी का डॉक्यूमेंट किसी का लगा हुआ है, तो हम उसका सर्वे कर रहे हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसमें कमियां हैं। तो इस आधार पर एक डेटा निकल के आया जिसमें कहा जा रहा है कि 35 लाख के लगभग वोट वहां से हट सकता है। अगर चुनाव आयोग अपनी जो सर्वे चल रहा है इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेगा तो लगभग 35 लाख के करीब वोट वहां से हटेगा। बिहार की राजनीति एक अलग ही है। बिहार की राजनीति जाति राजनीति बहुत बड़ा असर है। बिहार में ही नहीं जाति राजनीति का असर है, जितना भी हिंदी लैंड है भारत का राज्य है, उत्तर प्रदेश हो या अदर प्रदेश हो, वहां पे भी जाति राजनीति का बड़ा प्रभाव रहता है। क्योंकि लालू जी यादव समाज से आते हैं, लालू जी कहा जाता है कि एमवाई फैक्टर है, नीतीश जी कुर्मी समाज से आते हैं और वो नीतीश जी भी अपने आप को ओबीसी का बहुत बड़ा नेता मानते हैं। चिराग पासवान समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रहा है, सम्राट चौधरी का कुशवाहा समाज से तो आते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज में इतना बड़ा होल्ड नहीं है जितना उपेंद्र कुशवाहा जी का है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में अब 3-4 लोकसभा जो है काराकाट है और इसके आसपास की जो है कुशवाहा वोट है, वहां पर देखा गया कि बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। सम्राट चौधरी वहां पर अपना कोई करिश्मा नहीं कर पाए और उपेंद्र कुशवाहा वहां पर अपना करिश्मा दिखाया उन्होंने, और इसी आधार पर बीजेपी ने उनको राज्यसभा एमपी बनाया। ऐसा एक राजनीतिक चर्चा भी है। अब जो बिहार का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो क्या नीतीश जी वापसी करेंगे सत्ता में, क्या नीतीश जी चले जाएंगे, क्या बीजेपी का कोई सीएम होगा, क्या आरजेडी का जो नया रूप है तेजस्वी यादव के रूप में क्या वो उभरेगा, क्या वो सत्ता तक पहुंचेंगे,
कि लालू जी की कितनी कारगर साबित होती है, ये भी हम आगे आपके साथ इस चर्चा में और भी चर्चा आपके साथ करेंगे, उसमें आपको बताते रहेंगे समय समय पर क्या बिहार में चुनाव उथल पुथल हो रहा है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कि इलेक्शन कैंपेनिंग में अनुपस्थिति में वो अपने आप को कितना स्थापित कर पाएंगे बिहार में, ये भी देखने लायक होगा। और जो प्रशांत किशोर हैं वो अपनी स्ट्रेटजी कितने